अच्छा, ओके। तो हम ये जो बात कर रहे थे, मैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहा था कि इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा हो जाए तो हम इसका रिवर्स चला लेंगे। सेविंग, अगर आपकी सेविंग रेट जो है, जो बैंक आपको डिपॉजिट पे कर देता है, वो अगर ज्यादा कर दे, कॉन्ट्रैक्शन में तो यही होगा ना, सेविंग कम नहीं होगी, ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, सेविंग जब ज्यादा हो जाएगी तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट लोग कम कर देंगे, क्योंकि लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं, दे डोंट लाइक टू कंज्यूम और इन्वेस्ट, उनको रिटर्न अच्छा मिल रहा है, और उससे फिर एग्रीगेट डिमांड पे डाउनवर्ड प्रेशर, और प्राइस पे भी डाउनवर्ड प्रेशर, और इन्फ्लेशन कंट्रोल। अच्छा, अब इसी तरह से अगर मैं मनी सप्लाई की बात करूं, तो मनी सप्लाई जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होता है, तो मनी सप्लाई को भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, एक्सपेंशनरी मनी सप्लाई को आपने ज्यादा करना है। अच्छा, अब ज्यादा कैसे करें मनी सप्लाई को? इसका तरीका क्या है? एक एक है हमारे पास कि एक टर्म है रिजर्व रेशो। ये क्या होती है? रिजर्व रेशो हम कहते हैं कि सेंट्रल बैंक जो है ना, वो इंस्ट्रक्ट करता है सारे कमर्शियल बैंक्स को जो उसके अंडर होते हैं, कि आपने एक सर्टेन परसेंटेज अपने टोटल डिपॉजिट्स की अपने पास ही रखनी है, या हमें देनी है। मतलब कि वो रेशो आप लोन के तौर पर नहीं दे सकते। यू हैव टू कीप इट एज अ रिजर्व। यानी कि अगर किसी बैंक के पास अगर 10 लाख के डिपॉजिट्स हैं, और रिजर्व रेशो जो है वो लेट से 20% है, हम 10 लाख के डिपॉजिट कह देते हैं ना, 10, चलो 10 करोड़ के कर देते हैं। एक बैंक है, उसके पास 10 करोड़ के डिपॉजिट है, और रिजर्व रेशो जो है ना वो है लेट से 20%। तो 10 करोड़ का 20% क्या हुआ? 2 करोड़। तो अब बैंक की एबिलिटी 8 करोड़ की है लोन देने की, और सिर्फ वही मनी सप्लाई का पार्ट बनेगा, क्योंकि वो जब लोन देंगे तो आगे फिर वो ट्रांसफर होगा ना एक से दूसरे को, इट विल चेंज हैंड्स। तो अब अगर बैंक क्या करे, रिजर्व रेशो को 20% से बढ़ाकर 40% कर दे, तो अब वो जो 10 करोड़ पे बैंक के पास पड़ा हुआ है, अब बैंक उसमें से 2 करोड़ अपने पास नहीं रखेगा, बल्कि 4 करोड़ अपने पास रखेगा एज रिजर्व। रिक्वायरमेंट है सेंट्रल बैंक की। तो बैंक की एबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो गई टू लैंड मनी। तो अब इकोनॉमी में जो मनी रिलीज होगा, जो आएगा, सर्कुलेट करेगा, वो 6 करोड़ होगा। 4 करोड़ रिजर्व की तरफ पड़ेगा, तो क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो इससे तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी हमें नजर आएगी कि जब मनी सप्लाई कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी, और उससे फिर आगे अगर आपने इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल करनी है, तो रिजर्व रेशो को आप 20 की जगह पर 10% कर दें। तो 10% करने से बैंक की एबिलिटी बढ़ जाएगी लोन देने की, वो ज्यादा लैंड करेंगे, और इस तरह से कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा, प्राइस लेवल बढ़ेगा, और उसी तरह आप वो इकोनॉमिक ग्रोथ और अपना लो अनएम्प्लॉयमेंट ये अचीव कर पाएंगे, उसी चेन से जो हमें ऊपर मैंने दिखाई है। चेन में कोई फर्क नहीं, चेन वैसे। अच्छा, तो ये हमें मनी सप्लाई का भी हमने क्लियर कर लिया, समझ आ गया ना मनी सप्लाई तो? जी सर। सर एक क्वेश्चन ये है कि जो आपने 40% वाला बताया है, तो सर उसमें 4 करोड़ जो होंगे उस पे फिर बैंक को लॉस होगा, क्योंकि वो भी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से लेंगे, तो उनको इंटरेस्ट तो फिर भी पे करना पड़ेगा। हाँ, उसमें ये है कि बैंक की एबिलिटी कम हो जाएगी, तो बैंक जो है वो प्रॉफिट कम कमाएगा, फिर ऑफ कोर्स बैंक जो है वो प्रॉफिट कम कमाएगा। क्योंकि वो लोन नहीं दे सकता, तो प्रॉफिट तो कम होगा ही होगा, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन उसमें फिर ये है कि जब आप मनी सप्लाई को कम कर रहे हैं ना, मनी सप्लाई आप कम कर रहे हैं, तो आप जो इंटरेस्ट रेट है वो भी ज्यादा कर रहे हैं साथ में कॉन्ट्रैक्शनरी के अंदर। तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने से कम लोगों को लोन देंगे, लेकिन इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, लेकिन उधर उनको सेविंग रेट भी बढ़ाना पड़ेगा। ओवरऑल अगर बात करूं, तो बैंक का नुकसान, लॉस तो बैंक लॉस में तो नहीं जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स बैंक का जो पोटेंशियल प्रॉफिट है वो नहीं मिलेगा, और प्रॉफिट में कमी जरूर आएगी। अच्छा, अब इसी तरह आखिरी जो चीज रह गई हमारे पास, एक्सचेंज रेट वाली। तो अगर एक्सचेंज रेट को भी समझ लो आप, अगर एक्सचेंज रेट जो है वो
बढ़ जाता है, करते हैं। अब कैसे कम करते हैं इसकी हम अभी चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि हमने ये लास्ट चैप्टर में कवर करना है। सिर्फ ये समझो कि गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट कम कर दिया। कैसे किया ये हम पढ़ेंगे आखिरी चैप्टर में, क्योंकि आपको डेवलपमेंट में लिख दोगे तो ठीक है। एक्सचेंज रेट कम होने से दो काम होंगे। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब है आपकी करेंसी दूसरे मुल्कों की करेंसी के मुकाबले में या दूसरे मुल्क की करेंसी के मुकाबले में सस्ती हो गई। तो उससे क्या होगा? मतलब ये कि अगर आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ तो यहाँ तो चले काफी कुछ चल रहा है, तो इधर तो नहीं, यहाँ पे आपको बता देता हूँ। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि एक डॉलर जो है वो आता है जी 280 रुपये के बराबर। ठीक है, तो क्या होता है कि डॉलर यहाँ आना चाहिए था, चलो एक डॉलर 280 रुपये के बराबर। अब मैं ये करता हूँ कि 200, अब एक डॉलर बराबर हो गया है लेट्स से 200 के बराबर। कितना? 200। ये क्या हुआ है बताओगी? वैसे ये एडवांस लेवल का अभी है टॉपिक है, हमने आगे पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं पूछा ये हुआ क्या? सर एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो गया है। किसका? रुपीज। रुपीज का, हाँ बज़ाहिर हर बच्चा यही कहेगा क्योंकि नजर आ रहा है वो 280 से 200। एक्चुअली रुपी का एक्सचेंज रेट बढ़ गया है और डॉलर का एक्सचेंज रेट कम हो गया है। वो कैसे? इस तरह से कि अगर अमेरिका ने अमेरिका पाकिस्तान से पहले कोई चीजें लेता था, ठीक है, तो वो $1 दे के 280 रुपये लेता था और 280 रुपये की चीजें पाकिस्तान से ले लेता था। अब क्या होगा? अब वही बंदा $1 जब देगा तो उसे सिर्फ 200 रुपये मिलेंगे और वो पाकिस्तान से सिर्फ 200 रुपये की चीजें खरीद सकता है। तो क्या डॉलर की परचेजिंग पावर कम नहीं हो गई जब डॉलर ने पाकिस्तान से कोई चीजें खरीदनी है तो? क्या लगता है? यस। तो अब तो इसका मतलब है, अब अगर उस जो अमेरिकन हैं उन्होंने अगर 280 रुपये की चीजें लेनी है पाकिस्तान से तो $1 में तो नहीं आएंगी। अब तो $1 से ज्यादा खर्च करना पड़ जाएगा, क्योंकि $1 में तो 200 रुपये आते हैं सिर्फ। इसका मतलब है कि एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो रहा है रुपीज का और डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है क्योंकि उसकी पावर, परचेजिंग पावर, यानी कि या कह लो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी। एक्सटर्नल का वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्योंकि ये आउटसाइड द कंट्री बात हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है, अक्रॉस द कंट्रीज बात हो रही है, विद इन द कंट्री बात नहीं हो रही। क्योंकि विद इन द कंट्री तो इंटरनल वैल्यू ऑफ द करेंसी हम बोल सकते हैं कि 1000 रुपए से कितनी चीजें आती हैं या 5000 से कितनी चीजें आती हैं, ये इंटरनल वैल्यू है। एक्सटर्नल वैल्यू ही एक्सचेंज रेट को ही बोलते हैं। तो एक्सटर्नल वैल्यू डॉलर की कम हो रही है, रुपीज की ज्यादा हो रही है। इसका मतलब है रुपी अप्रिशिएट कर रहा है, डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है। ये बात समझ आ रही? यस। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि अमेरिकन अब पाकिस्तान से चीजें ज्यादा खरीदेंगे, कम? कम। कम। तो उससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को क्या होगा? डिक्रीज। एप्रिसिएशन इन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PKR, पाकिस्तानी रुपीज, ठीक है ना? तो आपने बता दिया एक्सपोर्ट्स, क्योंकि अब पाकिस्तान की चीजें अमेरिकन के लिए महंगी हो गई तो पाकिस्तान की चीजें नहीं खरीदेंगे, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हो गई। जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम होंगी तो एक्सपोर्ट किसका कंपोनेंट है? एग्रीगेट डिमांड। अगर उसको क्या होगा? उससे वो कम हो, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी। तो आगे वही चेन आ गई ना, कि अब आगे आपकी इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन कम, प्राइसेस को मैं नहीं करता, बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि प्राइस कम करने का मतलब है डिफ्लेशन, और डिफ्लेशन तो कभी भी किसी भी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता। तो इन्फ्लेशन कम करने का मतलब है कि लो हो जाए। अच्छा, तो हमें समझ आ गई। अब इस तरह डेप्रिसिएशन को ले लो। मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी $1 में अब आते हैं 500 रुपये। यानी कि पहले पाकिस्तानी लोग 280 रुपये दे के $1 की चीज खरीदते थे, अब वो 500 रुपये देकर $1 की चीज खरीदेंगे। अच्छा, इससे पहले मैंने एक और बात बतानी है। जब एप्रिसिएशन हो रही है तो मुझे बताओ, हमारे लिए अमेरिका से चीजें लेना, पाकिस्तानियों के लिए, मैं एप्रिसिएशन की बात ही अभी कर रहा हूँ, ठीक है,
पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका से चीजें लेना महंगा है कि सस्ता है? सस्ता। सस्ता, इसका मतलब है इम्पोर्ट सस्ती हो जाएंगी, है ना? यस अमेरिका से जो इम्पोर्ट्स आएंगी, तो इम्पोर्ट्स फिर क्या हो जाएंगी अगर सस्ती होंगी तो? ज्यादा। सर, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी उनकी। हाँ, इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो इम्पोर्ट्स बढ़ गई। इम्पोर्ट्स बढ़ने से भी एग्रीगेट डिमांड कम होती है। तो दोनों में इफेक्ट सेम आ रहा है। एप्रिसिएशन का इफेक्ट एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट पे डिफरेंट होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट एग्रीगेट डिमांड पे सेम होता है। समझ आ रही है ना कि क्यों एग्रीगेट डिमांड क्यों कम होगी? क्योंकि यस एग्री सर। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में इंपोर्ट माइनस होती है। तो अगर माइनस करने वाली चीज बढ़ रही है तो एग्रीगेट डिमांड में तो कम ही होना है ना? सर फिर ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज भी होगी डिक्रीज भी होगी? नहीं, इंक्रीज तो हो ही नहीं रही अभी। एग्रीगेट डिमांड तो सिर्फ कम हो रही है, इंक्रीज कहाँ हो रही है? एप्रिसिएशन जब हो रही है, आप पीकेआर की, पीकेआर स्ट्रांग हो रहा है अगेंस्ट डॉलर्स, तो दो काम होंगे। एक्सपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी अमेरिकन के लिए तो वो कम हो जाएंगी, और इंपोर्ट सस्ती हो जाएंगी लोकल लोगों के लिए तो वो ज्यादा हो जाएंगी। और दोनों का इफेक्ट एग्रीगेट डिमांड पे क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड कम होगी, तो लो इन्फ्लेशन अचीव होगी ना? क्या मसला है? सर समझ आ गई है। आ गई। अच्छा, अब इसी तरह से हम अगर, जो मैंने एग्जांपल दे रहा था यही वाली, कि 280 से अब 500 रुपए का हो गया एक डॉलर, तो ये क्या हुआ? यहाँ क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये हो रही है जी, डॉलर एप्रिसिएशन हो रहा है उसमें। हाँ, डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, या आप रुपी को ले लें तो रुपी में डेप्रिसिएशन हो रही है। उसकी एक्सटर्नल वैल्यू कम हो रही है अगेंस्ट डॉलर्स। बहरहाल इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक्सचेंज रेट के टॉपिक में, अभी इतना ही काफी है। तो डेप्रिशिएट होने से क्या होगा कि अब जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान तो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, ज्यादा होंगी कम होंगी? ज्यादा। ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि अमेरिकन के लिए प्राइस वही है। पाकिस्तान की जो चीजें हैं उनकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन अमेरिकन को फिर भी सस्ती पड़ रही है, क्योंकि पहले वो $1 थी दे के 200 रुपए की चीज लेते थे, अब वो $1 दे के 500 रुपए की चीजें ले लेंगे, तो सस्ता पड़ गया, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी। और पाकिस्तान क्या करेगा, अमेरिका से इंपोर्ट करेगा? नो। नो, क्योंकि अब पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका की चीजें महंगी हो गई, क्योंकि हमारी करेंसी गिर गई। अब पहले जो एक पाकिस्तानी 200 रुपए देके $1 की चीज ले लेता था अमेरिका से, अब वो 500 रुपए देकर $1 की चीज लेगा, तो ये एक्सपेंसिव पड़ गया। तो इन दोनों से क्या होने वाला है, एग्रीगेट डिमांड में बढ़ना है, और ऑफ कोर्स उससे क्या होना है, उससे आपको पता है प्राइस लेवल ने ऊपर जाना है, और एग्रीगेट सप्लाई ने भी ऊपर जाना है, और आगे वही लो अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, वगैरह वगैरह। ये आपको चेंज रेट समझ आ गया? यस। तो हमने तीन टूल्स पढ़े हैं यहाँ पर। तो ये मैंने आपको एक्सचेंज रेट बढ़ना और कम होना, एक्सचेंज रेट कम कहाँ हो रहा है, एक्सपेंशनरी में, क्योंकि कम होने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। अच्छा, और एक्सचेंज रेट ज्यादा होने से, वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं है लिखा मैंने, उससे क्या होता है, उससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। कोई सवाल है आपका अभी यहाँ तक? नो। नहीं, अच्छा, चलिए अभी यही ठीक है, सप्लाई साइड पॉलिसी को कल कवर कर लेंगे। और मीनवाइल आप वो एमसीक्यूज करो, और मैं आपको जो एक चैप्टर हमने कवर कर लिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसके भी क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भेज दूंगा। खुदा हाफिज।